नमस्कार, मैं अनुज सोम। बाबर के विषय में चर्चा हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। अब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के विषय में बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो 1502 में बाबर सर ए पुल एक युद्ध हुआ था, सर ए पुल का युद्ध। इसमें बाबर सैबानी खां से पराजित हुआ। ठीक है, तो ये यूपी लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है और समीक्षा अधिकारी के आने वाली जो समीक्षा अधिकारी है, हालांकि प्रीवियस समीक्षा अधिकारी में आ भी चुका है, लेकिन जो आने वाली समीक्षा अधिकारी है मैं उसके विषय में भी बात करेंगे और अगर आपका सहयोग मिला तो हम इस विषय पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 1502 में सरे पुल के युद्ध में सैबानी खां से बाबर पराजित हुआ। इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति का उपयोग हुआ। अब ये तुलगुमा युद्ध नीति क्या है, इसका फोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ठीक है, ये युद्ध नीति है क्या, किस तरीके से है। फिलहाल इतना है कि एक तरीके से रिजर्व सेना होती थी जो सेना के पिछले मुख्य सेना के पिछले भाग में दाएं और बाएं पक्ष में खड़ी रहती थी और ये पीछे से शत्रु के आक्रमण करती थी। ठीक है, तो तुलगुमा युद्ध नीति। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का उपयोग किया था। तो तुलगुमा युद्ध नीति बाबर ने सैबानी खां जो उज्बेक था उससे सीखी थी। ठीक है, हालांकि इस युद्ध में बाबर की हार हुई, तो ये एग्जाम आ चुका है। इसके बाद 1512 का, जैसे मैंने पहले बताया था, कुल ए मलिक का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर की हार हुई। ये युद्ध भी मध्य एशिया में लड़ा गया है। ठीक है, इसके विषय में डिस्कस पहले हो चुकी है। इसके बाद मुख्य युद्ध जो है 1526 का पानीपत, फिर 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा। ठीक है, ये कंटिन्यू बाबर ने ये युद्ध भारत में लड़े गए हैं और ये युद्ध मध्य एशिया के युद्ध हैं। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? पानी पी के खाना खाया, चाय पी के घर चला गया। ठीक है, दोबारा से फिर ध्यान रखो। पानी पी के का मतलब पानीपत, खाना खाया का मतलब खानवा, ठीक है, चाय पी का मतलब चंदेरी और घर जाने का मतलब घाघरा। तो ये 4 युद्ध हुए जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत के युद्ध में मैंने भी बताया था, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का उपयोग किया जो इसने उज्बेकों से सीखी थी। इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में ही उस्मानी पद्धति का भी उपयोग हुआ है। अब उस्मानी पद्धति, ये पद्धति क्या थी? उस्मानी पद्धति बाबर ने उस्मान वंश के विषय में मैंने बात की थी, जो तुर्की का वंश है। ठीक है, वहां से ये उस्मानी पद्धति सीखी बाबर ने। इसमें 2 गाड़ियों के बीच जगह छोड़ के तोप खड़ी की जाती थी और ये यूज हुआ है सबसे पहले चाल्दी रान के युद्ध में। उस्मानी पद्धति का उपयोग जो है मध्य एशिया में चाल्दी रान के युद्ध में किया गया था। ठीक है, तो ये बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। अब बाबर की खास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके विषय में डिस्कस कर सकते हैं, जो एग्जाम में आए हैं, खास बात क्या है। देखो, बाबर ने भारत में कबूतरबाजी जो है, जो कबूतरबाजी का शौक है लोगों को आज, वो बाबर की ही देन है। इसे इस समय इश्कबाजी कहा जाता था। इश्कबाजी का मतलब कबूतरबाजी है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये तुर्की फारसी का मिश्रण है। ठीक है, तो इश्कबाजी यानी कि कबूतरबाजी भारत में कौन लेकर आया? बाबर लेकर आया।
ताश के पत्तों का खेल की शुरुआत भी भारत में बाबर के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, इसके अलावा बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि भारत में 3 अभिशाप हैं, धूल, आंधी और गर्मी। 3 अभिशाप का जिक्र किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा में। कौन कौन से हैं? धूल, आंधी और गर्मी। क्योंकि बाबर जिस क्षेत्र से आया था वो क्षेत्र अपेक्षाकृत थोड़ा सा क्या है, ठंडा है। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने ये कहा है अपनी आत्मकथा में कि मैंने लगभग सभी नदियों को तैर के पार किया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बाबर ने गंगा नदी भी क्या की थी, तैर के ही पार की थी। तो बाबर लिख रहा है कि मैंने अधिकांश नदियां भारत में तैर करके पार की हैं। सिंधु नदी क्रॉस करते की साथ ही भारत की जलवायु का उल्लेख बाबर करता है। वो जलवायु भारत में 3 प्रकार की जलवायु बताता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 3 प्रकार की जलवायु हम जानती हैं, भारत में 3 प्रकार की जलवायु है, तो इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया। बाबर की आत्मकथा थी क्या? तो ज्यादातर तो जानते ही होंगे। ठीक, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, बाबरनामा। ठीक है, इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है। बाबर के संस्मरण दिए गए हैं इसमें। हालांकि इसमें कुछ समय का लॉस है, जैसे फॉर मोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 1508 से लेके और 1519 और पुनः 1520 से लेके 1525 तक का वर्णन इस किताब में नहीं मिलता। ये भी कहा जाता है कि ये जो है बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसके कुछ अंश आंधी तूफान, मतलब एक तूफान आया था उसमें उसके कुछ अंश नष्ट हो गए थे। तो आत्मकथा के विषय में ये है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो फारसी भाषा से किया है, खासकर कौन सी से? फारसी से। देखिए लिखी किस में गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन क्या हुआ, अकबर के काल में इसे फारसी में भी अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खाने खाना वगैरह जो हैं और भी लोगों ने इसका अनुवाद किया, उस पर डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो फारसी भाषा से इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया लीडन और अस्किन ने। किसने? लीडन और अर्स्किन। ये फारसी से अंग्रेजी ट्रांसलेट। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेन जो, क्योंकि तुर्की भाषा है तो मूल तुर्की भाषा जो इसका ट्रांसलेट हुआ है अंग्रेजी में वो किया है मैडम बेवरिज ने। मैडम बेवरिज। तो मूल तुर्की भाषा से जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होता है वो क्या है? मैडम बेवरिज के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बाबर का जो पॉइंट थे ये खत्म होते हैं यहीं पे। अब बाबर की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। देखिए अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की, तो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको बताता हूँ कि बाबर के लगभग 9 वाइफ थी और इसके 19 संतान थी। हालांकि बहुत सी किताबों में जो जिक्र किया गया कि बाबर के 4 संतान थी। ये छोटी किताब के लिए है, लेकिन अगर आप अच्छे एग्जाम जैसे नेट वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अपडेटेड डाटा के साथ ये है कि बाबर की 9 वाइफ थी और लगभग कितनी संतान थी? 19। तो इसकी 4 संतानों का उल्लेख एग्जाम में काफ़ी है जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? बाबर के 4 पुत्र। सबसे पहला हुमायूं, मतलब 4 संतान, पुत्र नहीं 4 संतान। हुमायूं है पहला, दूसरा अस्करी और तीसरा कामरान। तीसरा क्या है? कामरान है। ठीक है, चौथी लड़की है गुलबदन बेगम।
तो जनरली जो छोटा एग्जाम है उनमें इन्हीं पे फोकस किया जाता है। तो हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान। हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यवान है। इसके विषय में एक अंग्रेज हुआ लैनपुल। लैनपुल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ भाग्यवान है, लेकिन वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। असल में ये बात है 24 जनवरी 1556 की। बाबर को ये कहा जाता, हुमायूं के विषय में कहा जाता है कि हुमायूं जब भी कहीं अजान होती थी तो वहीं पे नमाज अदा करने के लिए बैठ जाता था। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से जब ये उतर रहा था तो उसने अजान सुनी। उस समय एक लंबा लबादा पहन रखा था, आपने देखा होगा जैसे कश्मीरी पहनते हैं, इस तरीके का एक लबादा पहना हुआ था। तो जैसे ही सीढ़ियों पर से उतरा तो वहाँ अजान हुई। अजान होने के बाद ये वहीं सीढ़ियों पे अजान देने के लिए जैसे ही बैठा तो पैर उस लबादे में फंस गए, जिसके कारण सीढ़ियों पर से लुढ़कने के कारण इसकी मृत्यु हुई, सिर फटा। हालांकि मृत्यु 26 जनवरी को हुई है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन तक इसकी खबर को गुप्त रखा गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद 17 दिन तक ये खबर क्या रखी गई है? गुप्त रखी गई है, क्योंकि मुल्ला बेकसी नामक एक व्यक्ति था जो हुबहू लगभग हुमायूं के शक्ल का ही था। तो इसकी जानकारी बाद में बताई गई, कहीं विद्रोह ना हो जाए। खैर, हुमायूं जब हम पढ़ेंगे तो पूरे इस विषय में डिटेल से इसके विषय में पढ़ेंगे। अब बाबर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, वे क्वेश्चन उन क्वेश्चनों के लिए या तो क्या करना पड़ेगा, अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही। अगले टॉपिक में हम हुमायूं पढ़ेंगे।